अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जिन लोगों ने अगेन हमारे लिए जो कर दिया, आप लोगों ने पे कर दिया और हमारे ट्रायल आप लोगों को अच्छे लगे। और कल के कुछ MCQs थे, उनमें जो सबसे मैं इम्पोर्टेंट समझता था जिसको बताने की ज़रूरत थी वो सिर्फ यही था आपके पास कि अगर हम लाइट ईयर की डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहें तो लाइट ईयर की डायमेंशन आपके पास लेंथ आती है, लेकिन आंसर में आपके पास आ रहा था m की पावर 0 और साथ लिखा हुआ था l। इट मीन्स कि m की किसी भी नंबर की पावर या किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो आंसर 1 आता है। तो सिंपली हमारे पास अगेन हम बात करते हैं, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में हमें वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और चैप्टर नंबर 2 को भी अगेन 2 लेक्चर्स ज़रूर लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बार बार ECAT के टेस्ट में, एंट्री टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। उन MCQs से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और बहुत आसान कॉन्सेप्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसको समझना है और उसमें जो ट्रिक्स हैं उनको अपने माइंड में बिठाना होता है ताकि हमारे जो नंबर हैं वो डिटेक्ट ना हो सके। सो स्केलर एंड वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रो रहे हैं तो बता दें। एडिशंस ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी, आज का जो आप मेरे ख्याल में मेरा जो कंसर्न होगा अब्दुल वो यही है कि अभी जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसी से रेलिवेंट आपके इसके लेक्चर के एंड में आएंगे। और मैं इस चीज़ की ज़्यादा आप लोगों को तसल्ली और गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे, जी वालेकुम सलाम, अगर आप लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर्स को कम्प्लीटली समझने की खामोशी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो इंशाल्लाह जो भी आपके पास अपकमिंग MCQs आएंगे उसमें भी आपको कोई मसला, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। सो स्केलर्स एंड वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट वन MCQs है आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट एंटी टेस्ट के MCQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज स्केलर? इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको, जी इंशाल्लाह, जिसको कंसीडर किया जा सकता है स्केलर? इट मींस कि यहां पे जो वर्ड कैन के ना मेरे भाई, ये कंफ्यूज करने वाला है। कैन बी कंसीडर्ड, समझा जा सकता है स्केलर, इट मींस कि वो क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है और स्केलर भी हो सकती है। इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है। मैं आपके पास 4 ऑप्शंस लिखता हूं। फोर्स, सेकेंड ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं मोमेंटम, सी मोमेंट ऑफ फोर्स, और डी ऑप्शन मेरे पास आ रही है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है? क्या आंसर हमारे पास रहेगा? अगर मैं सबसे पहले अब हमारे पास मैं ये चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको वेक्टर कब कंसीडर किया जाता है? उसको वेक्टर कब कंसीडर किया जाता है? इसमें 3 प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। नहीं जी, आपका आंसर गलत है जो आप लोग बता रहे हैं। अभी जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा उसके बाद आपने मुझे ये चीज क्लियर करनी है। सबसे पहले इट हैज मैग्नीट्यूड,
इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर के लिए। उसके बाद इट मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मस्ट मतलब डायरेक्शन का तो सबको ही पता है ना कि उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसके बाद है मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो वेक्टर कंसिडर की जाती है। अब कुछ लोगों ने आंसर डी बताया जो कि बिल्कुल ठीक है, और वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी वो ये है कि वेक्टर ए में जब बी वेक्टर को ऐड किया जाए तो वो इक्वल आए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की। अब यहां पे फोर्स एक वेक्टर है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों तो वेक्टर्स क्वांटिटी है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल, फॉर द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द एंगल, फॉर अ वेरी स्मॉल मतलब जब एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम उस वक्त एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहां पे फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जैसे एंगल आपके पास लेस देन 10 डिग्री हो, तब आपके पास यहां भी ये बात की जा सकती है कि θ1 प्लस फॉर स्मॉल वैल्यू प्लस θ2 इक्वल आएगा θ2 प्लस θ1 के। लेकिन अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाता है तो आपके पास दरमियान में इक्वलिटी नहीं आती। इट मींस कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता। इट मींस इफ एंगल जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ एंगल लेस देन 10 डिग्री। मोहम्मद बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर जी। आगे उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो आता है जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हमारे पास ये कह सकते हैं कि यार लाइट चली गई थी एक्चुअली, जिसकी वजह से ये इशू आया। और अगेन हम बात करते हैं, ये हमारा जो टॉपिक था अब हमें स्टार्ट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, अब आवाज नहीं आ रही, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब ये सिस्टम हमने दो तरह की चीजों के लिए पढ़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल भी है, 3 डायमेंशनल भी है। 2 डायमेंशनल को हम प्लेन का नाम देते हैं, जबकि 3 डायमेंशनल को हम स्पेस कहते हैं। अब प्लेन के अंदर आप दो लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं जिनका कॉमन पॉइंट सेम है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, एक को हम एक्स का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम वाई का नाम दे देते हैं, हमारे पास प्लेन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर ए ड्रॉ किया जाए, ठीक है जी, ये वेक्टर ए हमारे पास आ गया। और अगर इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किए जाएं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये चीज़ याद रखिएगा, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये याद रखिएगा कि जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, वो ए वाई आ गया, ये हमारे पास ए एक्स आ गया, और इसका ये एंगल क्या आ रहा है दरमियान में 90 डिग्री। ये दरमियान में जो एंगल आ गया है वो जो मेरा बेटा जो आप लोगों के पास पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा का नाम देते हैं अगर हम प्लेन की बात करते हैं। और यहाँ पे प्लेन में जो एंगल होता है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। हमारा ये जो एंगल होता है प्लेन के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन प्लेन सिर्फ आपके पास एक ही एंगल होता है, ओनली वन एंगल इज नीडेड। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा होता है। जब एक्स और वाई के दरमियान बात करते हैं ओनली वन एंगल इज नीडेड। और जब हमारा ये सिलेबस मेरा बेटा कंप्लीट हो जाएगा, जो पास पेपर्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपके मसले परेशानी हैं उनको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। ओनली वन एंगल इज नीडेड, और उसकी जो डायरेक्शन होती है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा इससे रेलिवेंट, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उनके लिए हमारे पास क्या इजी ट्रिक्स होती हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। उसके बाद अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप 3 डायमेंशनल में स्पेस में बात करते हैं, थर्ड एक्सिस जी भी आ जाता है हमारे पास, एक्स वाई और जी एक्सिस। और इसमें हमारे पास एक्चुअली 3 एंगल्स आ रहे होते हैं, एक को हम अल्फ़ा कहते हैं जी, और एक को हम बीटा का नाम देते हैं, और एक को हम गामा का नाम देते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए ले लिया, उसके लिए अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, और इसको हमने गामा का नाम दे दिया, और इसको हम गामा का नाम देते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे ना तो एक डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई है और ना ही हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई बात होगी। तो इन स्पेस 3 एंगल्स आर नीडेड, 3 एंगल्स आर नीडेड।
इन स्पेस 3 एंगल्स आर नीडेड। ये बात होगी मेरा बेटा। अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एमसीक्यूज की बात करता हूं और आप लोगों ने उन एमसीक्यूज के आंसर्स देने होंगे। फर्स्ट वन एमसीक्यूज लिखता हूं मेरा बेटा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मेरा बेटा, इन 2 डायमेंशनल मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स आर। Components of a vectors are maximum and minimum numbers of components of a vector are। देखो numbers of components of vectors are, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है और आप लोग जो इसका जवाब देंगे मैं आपको वो भी गारंटी देता हूं कि आप वो जवाब मुझे गलत बताएंगे। सो इन 2 डायमेंशनल मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड 2 डायमेंशनल 2D जिसे कहते हैं मैक्सिमम and minimum numbers of components of vector R, of components of vector R या components of a vector R, numbers of components of vectors R। मैं ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखता हूं, ऑप्शन A, B एंड C, D। ऑप्शन ए है जी 3, ऑप्शन बी है 5, 3, बी है आपके पास 5, सी आपके पास 2 और डी आपके पास इन्फिनिट। तो भाईजान आज इसका आंसर क्या बनेगा, जरा सोच समझ के मुझे इसका जवाब बताइएगा। कैमरे का फोकस का कोई इशू है, जरा देखिएगा। कमेंट्स में आ रहा है कैमरे का फोकस, और जरा इसके कमेंट्स मेरे सामने करें। जी डी बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है, यहां पे जो वर्ड यूज किया गया वो आपके पास नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर। यहां पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहा होता तो हम ये बात करते कि जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जैसे कि ए वेक्टर के इन प्लेन 2 डायमेंशनल में 2 आ रहे हैं, ए एक्स एंड ए वाई, तो फिर हमारा जो आंसर है वो सी होता है। लेकिन अब हमारा आंसर जो है वो डी इन्फिनिट है। अगर आपसे ये पूछा जाता, सी तब मेरा बेटा होता जब आपको ये कहा जाता है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर, रेक्टेंगुलर components of vectors are। अदरवाइज मैं ये बात भी कह सकता हूं ना कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है, जैसे कि अगर मैं ये बात कर लूं वेक्टर ए के बाद वेक्टर बी के बाद वेक्टर सी, वेक्टर डी आ गया और इन सब का ये एक रिजल्टेंट आ गया, तो भाई इसमें तो बहुत ज्यादा वेक्टर्स आ सकते हैं, ए, बी, सी और डी, तो ये भी तो इसी के कंपोनेंट्स थे। तो इसमें कोई खास नंबर फिक्स नहीं है जब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स की बात करो। बट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर, अगर रिजल्टेंट का भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो तो वो भी आपके पास 2 ही आएंगे। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर 2, बट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर इनफिनिट। तो ये तेरा मेरा बेटा जरा ध्यान से सोच समझ के मेरा बच्चे जवाब दिया करें कि इसका आंसर क्या बनता है। अब मेरा बेटा 3 डायमेंशनल में बहुत आसान है और उसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। In 3 dimensional maximum numbers of components of a vectors are, वो भी मेरा बेटा आपके पास क्या होंगे, 3 होंगे। In 3 dimensional numbers maximum and minimum numbers of components of a vectors are, देखो मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो वो तो आपके पास इन्फिनिट होंगे और मिनिमम की बात की जाए तो 3 डायमेंशनल में 3 होंगे। 3D की मैं बात कर रहा हूं, इन 3 डायमेंशनल जिसके नाम हमारे पास स्पेस आ गया, इसमें मिनिमम की अगर बात की जाए, मिनिमम नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर 3, जबकि अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो वो तो फिर हमारे पास बेटा फिर क्या आ जाएंगे, इन्फिनिट आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो इन्फिनिट आ जाएंगे। हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू की क्लासेस से ही कि जी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो हेड टू टेल रूल होता है। वो हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। तो ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, देन वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर विच विल इक्वल टू a प्लस बी। लेकिन मसला ये है मेरे भाई, ये ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रॉ किया गया है, लेकिन जब आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप एक फार्मूला लिखते हैं रेक्टेंगुलर का
जो आपके पास रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड निकालता है रिजल्टेंट वेक्टर का, जिसको मॉडुलस में भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है जनाब? इसको बड़े ध्यान से समझिए कि हमारे पास जिस तरह ए और बी वेक्टर्स हैं तो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला जनरेट करेंगे, लेकिन अब हमारे पास यहां पे ये थीटा जो एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा? ये बातें याद रखेंगे। एक चीज याद रखना, वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो या तो दो हेड्स के दरमियान होगा या तो दो टेल्स के दरमियान होगा। इस चीज को मेरा बेटा जी याद रखना, वेक्टर्स के यहां पे जो एंगल होता है या तो वो दो हेड्स के दरमियान होता है या फिर दो टेल्स के दरमियान होता है। एक वेक्टर और एक टेल या एक टेल और एक वेक्टर के दरमियान एंगल नहीं होता, या तो दो हेड्स के दरमियान होगा या फिर दो टेल्स के दरमियान होगा। अब मैं इससे रेलिवेंट आगे एक आप लोगों को समरी लिखवा देता हूं, जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कब कब ये फार्मूला अप्लाई होगा और कब कब उसमें कौन सी चीजें आती। क्योंकि आपने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पढ़ा होगा, आपने ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab भी पढ़ा होगा, आपने अंडर रूट 3a भी पढ़ा होगा, अब सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पढ़ा होगा। लेकिन इस फार्मूले में कैसे वेरिएशन आती हैं और कैसे इसका आंसर आता है, जरा इसकी बात करते हैं। सो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और हमने लगा दिया ऊपर स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जीरो कब होता है ए और बी के दरमियान एंगल? जब ए और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल हों। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जब आपके पास पैरेलल आ रहे होते हैं तो एंगल आपके पास 0 डिग्री आ रहा होता है। एंगल आपके पास 0 डिग्री आ रहा होता है जब आपके पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो मैक्सिमम आता है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमारे पास क्या आता है? मैक्सिमम। और वो कैसे आता है मेरे बड़े भाई? बड़ी आसान सी बात आपको बड़े अच्छे से पता है। cos 0 की जो आपको 0 की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। फार्मूला है जी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 अगर आप पुट करते हैं सो cos 0 आपके पास 1 आएगा, तो फार्मूला सिर्फ यही रहेगा 2ab। अब आपके पास बड़ी अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोगों ने कोई ए प्लस बी वाला फार्मूला भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहाँ में स्मॉल लेटर में लिखा होता है। तो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे बहुत आसान वे में लिखना चाहूँ तो सिंपली ये चीज़ लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास जब आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री आ रहा हो। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री आ रहा हो, a एंड b दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जी, मिनिमम 3 और मैक्सिमम इन्फिनिट, और तब हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आएगा। अब आपके पास मेरा बेटा जो मैंने यहां पे फार्मूला लिखा हुआ है वो मैंने तब लिखा है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंगल आपके पास 0 डिग्री आ रहा होगा, रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम आएगा। रिजल्टेंट का जो मैंने फार्मूला लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके सामने आ रहा है। cos 0 की पावर आपके पास या cos 0 की जो वैल्यू आती है वो 1 आ रही होती है। इन जनरली आप जब इस फार्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करते हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सिंपल a प्लस बी। आर की वैल्यू क्या आ रही है? a प्लस बी। सो जब आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री है, अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री है तो आप उनको जस्ट लाइक द स्केलर, जैसे कि दो वेक्टर्स आ जाते हैं, एक आपके पास वेक्टर a 3 है, दूसरा वेक्टर आपके पास b है 4, लेकिन वो कहते हैं जिन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर दूंगा 3 + 4, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देन वेक्टर्स कैन बी एडेड जस्ट लाइक द स्केलर क्वांटिटीज। सो कैन बी वेक्टर्स आर सिंपली एडेड लाइक स्केलर्स, देन वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक स्केलर।
then we vectors can simply added like scalars, then vectors can simply added like scalars, then vectors can simply added like scalars। हाँ मेरा बेटा, तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंगल, अगर हमारे पास आ जाए 0 से मैं चला जाता हूं एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, सेकंड पॉइंट, फिर दरमियान वाले एंगल की बात भी करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक चीज याद रखिएगा, जो मिनिमम एंगल हो सकता है वेक्टर्स का वो आपके पास 180 हो सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180। अगर मैं वेक्टर सी और वेक्टर बी ड्रॉ करूं तो यहां से लेकर यहां तक वेक्टर्स ही आ सकते हैं ना मेरा बेटा, तो यहां पे मिनिमम एंगल आपके पास 0 डिग्री और मैक्सिमम वेक्टर्स का जो एंगल हो सकता है वो 180 हो सकता है। अब जरा इस चीज का ध्यान से ख्याल रखिएगा कि आगे हम क्या बात कर जाएंगे। एंगल आपके पास 90 डिग्री आएगा तो यहां पे जब आप डायरेक्टली 90 पुट करोगे तो cos 90 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला बचेगा वो ये है a² प्लस b²। उस वक्त अच्छा मेरा बेटा मैं देखता हूं, जी उसने अपना पेज रिफ्रेश नहीं किया होगा बेटा, इसलिए मुझे जाना पड़ा आपका एक कमेंट पढ़ के। सो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया a² प्लस b²। अगर एंगल 0 होता है तो ये आएगा, और अगर आपके पास 90 डिग्री होता है तो ये आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अगर इन केस अगर आपके पास एंगल 180 डिग्री होता है, थर्ड केस की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, if theta is equal to 180 degree r is equal to a² प्लस b² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा फिर बेटा, फिर कोस 180 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये आएगा -2ab। तो जिस तरह वो प्लस ab का फॉर्मूला बना था ये -ab का फॉर्मूला बन जाएगा, r इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल बचेगा a माइनस बी। तो जब दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, एक्चुअली उस वक्त जब एंगल उनके दरमियान 180 डिग्री आ रहा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें वहां पे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है और आंसर हमारा उस वक्त क्या आ रहा होता है जी, मिनिमम आ रहा होता है। ये चीज़ का हमेशा मेरा बेटा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके पास जब ऑपोजिट डायरेक्शन आती है दरमियान में एडिशन के वक्त फिर हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद मेरा बेटा अगर आपके पास एंगल 30 डिग्री अगर एंगल यहाँ पे 30 डिग्री पुट करोगे तो फार्मूला आपका बनेगा r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस √3ab। इसी तरह आपके पास आ जाएगा एंगल 45 डिग्री, तो इसमें आ जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, सो √2ab। तो ये सारी चीज़ें ट्रिक्स साथ साथ आप लोगों ने देखनी होती हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और वेक्टर की जो एडिशन है वो करके देखते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहली बात तो मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि दो एंगल्स जो आपके पास होते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो 180 डिग्री और जो मिनिमम एंगल हो सकता है वो आपके पास 0 डिग्री है। और यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी हुई थी कि जब आपके पास थीटा इंक्रीज करता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू, एंगल जब बढ़ाते जा रहे थे जैसे कि 0 पे ये मैक्सिमम आ रहा था, इसका मतलब जब एंगल सबसे कम होगा रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है, और जब एंगल सबसे ज़्यादा होता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास कम आती है। तो इसको मैं ज़रा रेज करता हूँ। चले मेरे बेटा जज़ाकल्लाह, अगर सब अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे हमने एक ये रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, व्हेन थीटा इंक्रीजेस जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीजेस, मतलब वो
कम होता है। सेकेंड थिंग, व्हेन थीटा डिक्रीजेज, आर हमारा उस वक्त क्या करता है, इंक्रीज करता है। रिजल्टेंट इंक्रीजेज। सो ये चीज़ आ गई। और दूसरी चीज़ हमारे पास, हमने अभी ये भी कहा था कि जो थीटा हमारे पास होगा एंगल, वो मिनिमम 0 डिग्री है और जो आपके पास मैक्सिमम है वो 180 डिग्री। बट आपके पास रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो आपकी 0 से लेकर, थीटा की जो रेंज है वो 0 से लेकर 180 डिग्री होती है। और 0 से 180 डिग्री तक आपने ये चीज़ नोट की कि जब एंगल आपके पास 0 डिग्री होता है, मेरा बेटा आप कोस की जगह पे वो वैल्यूज पुट करें 30 और 45। जब आप एंगल की वैल्यू 30 पुट करोगे तो आपके पास उसका जो फार्मूला जनरेट होगा वो ये इस तरह आएगा, r = a² + b² + √3ab। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे, आप सबको भी बताया, आप सभी इंजीनियरिंग के बच्चे, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने cos 30 की वैल्यू पढ़ी होगी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली ये चीज़ आ गई। चलिए बेटा, आपकी जो सजेशन है मैं पहुंचा दूंगा आगे, कि जो 1 बजे नमाज की ब्रेक की बात की आप लोगों ने। 0 डिग्री पे आपके पास वैल्यू रिजल्टेंट की मैक्सिमम आ रही थी क्योंकि एंगल मिनिमम था, और 180 डिग्री जो कि एंगल मैक्सिमम है उस वक्त रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आ रही थी। जी, अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मेरे पास A 10 न्यूटन है और B 5 न्यूटन है, इफ, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा, अगर वेक्टर A मेरे पास 10 न्यूटन है और B मेरे पास आ रहा है जनाब 5 न्यूटन, सो देन द R कैनॉट बी, देन द रिजल्टेंट कैन नॉट बी। तब रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता? इसका क्या आसान है, एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के, दो हेड्स के दरमियान होता है मेरा बेटा, या फिर दो टेल्स के दरमियान होता है। इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखिएगा, फिर आपको ये इशू नहीं रहेगा। और रही बात आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल, अब देखो जब आपके पास इस तरह दो वेक्टर्स के दरमियान पूछा जाए कि क्या चीज़ नहीं हो सकती, 4 ऑप्शंस मेरे पास हुए कि क्या इन दोनों को ऐड किया जाए, रिजल्टेंट लाया जाए, कोई भी एंगल पॉसिबल हो सकता है। तो भाई क्या कर सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की मैं बात करता हूं, फिर ऑप्शन बी की बात करेंगे, फिर ऑप्शन सी की बात करेंगे और फिर ऑप्शन डी की बात करेंगे। ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं जी 15 न्यूटन, ऑप्शन बी में मैं लिख रहा हूं 12 न्यूटन, ऑप्शन सी में मैं लिखता हूं 5 न्यूटन और ऑप्शन डी में लिखता हूं 4 न्यूटन। क्वेश्चन ये है कि इनमें कोई भी एंगल हो सकता है 10 और 5 के दरमियान, तो इन चारों में से ऐसा वो कौन सा आंसर है जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता? इन चारों में से ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो इसका आंसर नहीं हो सकता? हमें ये चीज़ आपने बतानी है। तो मेरे भाई बड़ा ही आसान है कि आप क्या करें, दो वेक्टर्स को ऐड करें, जैसे कि ये a माइनस बी, आपके पास मिनिमम जब एंगल होता था 0 तो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा होता था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है, a और b को सिंपली ऐड करने से 10 + 5 ये आ गया जी 15 न्यूटन। ये आ गई आपके पास रेंज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो इसका आंसर हो सकता है 15 न्यूटन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मिनिमम की बात करें, मिनिमम के लिए सिंपली आप इनको सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस बी 10 - 5, जो कि आंसर क्या आ गया आपके पास 5 न्यूटन। जो मिनिमम रेंज हो सकती है वो दो वेक्टर्स के दरमियान 5 हो सकती है। दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम आ रहा होता है और एंगल अगर 180 हो तो मिनिमम आ रहा होता है आंसर। तो मेरे पास दो वेक्टर्स आए, एंगल डिफाइन नहीं था, तो मुझे ये बताना था कि इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता। देखो मैक्सिमम 15 है, ये भी है 15,
12 भी 5 और 15 के दरमियान आता है, 5 भी आ गया, तो डी हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन बनता है, विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। जी, इसके बाद मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए, उनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम हो और उनका जो रिजल्टेंट भी आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम हो, तो फिर उनके दरमियान एंगल क्या होगा। अभी मैं एक बात बार बार रिपीट करता आ रहा था कि मेरे भाई वेक्टर्स का जो एंगल है ये दो टेल्स के दरमियान होगा या फिर दो हेड्स के दरमियान होता है। क्वेश्चन आपके पास, इफ आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल आ रहा है, और जब आपके पास इनका रिजल्टेंट लगाया जाए वेर आर आपके पास एक्चुअली होता है ए प्लस बी, कि आपने ए और बी को ऐड किया, जो आंसर आया वो भी रिजल्टेंट था, हालांकि ए की वैल्यू इक्वल है, बी की वैल्यू इक्वल है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी था, शॉर्ट क्वेश्चन भी था। 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी मेरे पास आ गया 120 डिग्री, और डी मेरे पास जो आंसर बनता है वो 90 डिग्री है। तो आपने इन चारों में से पॉसिबल आंसर कौन सा बताना है। देखो भाई, ये तभी पॉसिबल हो सकता नहीं मेरा बेटा, प्लीज जरा समझने के बाद क्वेश्चन, इन चारों आपने 45 कहा, मैंने तो यहाँ पे 45 ऑप्शन में भी नहीं दिया, इट मीन्स कि ये तो हो ही नहीं सकता मेरे पास। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि ऐसा कब पॉसिबल होता है। अगर मैं वेक्टर्स ए और वेक्टर बी को ड्रॉ करता हूँ तो ये तब पॉसिबल होता है जब आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हो, लाइक ये उनका रिजल्टेंट आ रहा हो वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ये ए है जो कि 2 न्यूटन है, ये बी है ये भी 2 न्यूटन है, और ये सी है जो रिजल्टेंट आ रहा है ये भी 2 न्यूटन है। मतलब कि इन तीनों की वैल्यूज भी आपस में इक्वल है। अगर इन तीनों का इंटरनल एंगल देखो वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री है, तब जाके ये पॉसिबल होता है कि इनके दरमियान जो, नहीं मेरा बेटा अभी भी नहीं, अभी भी नहीं ज़ीशान, अभी भी नहीं। साथिया ने बिल्कुल ठीक बताया, और वो कैसे बताया कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, ये देखो ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल है, तो दो वेक्टर्स के हेड और टेल के दरमियान एंगल कभी भी नहीं हो सकता, हमें इस वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, वेक्टर ए को। जब मैं वेक्टर ए को एक्सटेंड करूंगा, अब मैं ये वाला एंगल ऑब्जर्व करूंगा, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मैक्सिमम एंगल होता है वो आपके पास 180 होता है। जैसे कि अगर इस लाइन के ऊपर मेरे पास एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, टोटल ये 180 है, तो मैं अगर इसको b कंसिडर करूं तो 60 डिग्री प्लस b विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या बनेगा मेरे पास बेटा 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जी 120 डिग्री कंफर्म है। नहीं मेरा बेटा 120 आता और मैंने आपको बता दिया, ये दो देखो यहाँ पे जो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, हमने जो ए और बी के दरमियान एंगल की बात करनी होती है, और ए और बी के दरमियान एंगल कहाँ बनेगा जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे, दो टेल के दरमियान या फिर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है, हेड और टेल या टेल और हेड के दरमियान एंगल को हम कंसिडर नहीं करते। इज इट क्लियर नाउ बेटा? जी मेरा बेटा, तो अभी हमारे पास इस चीज़ को यार ज़रा ध्यान से समझेगा, बहुत से लोग इसमें गलती क्या करते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ पहले बता देता हूँ। अब मेरे ख्याल में आवाज़ आपको लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे इक्वल वेक्टर्स की, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, दो खूबियों का होना ज़रूरी है। एक तो ये कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड,
और सेकंड वन जो मैं चीज बताने जा रहा हूं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो, वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो और वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो। ओके, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो और वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो। एग्जांपल मैं अब ये देता हूं कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ये 10 न्यूटन है, इसी तरह वेक्टर बी है, ये भी 10 न्यूटन है। अब ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं बिकॉज दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से, जी फलिक साहब, खैरियत बेटा, हुक्म करें, आप लोग नाम मेंशन कर रहे हो। परेशान कर देते हो भाई, इस तरह नाम लिखे, क्या कोई बात करनी है तो मेरा बेटा पूछो। सो ये दो वेक्टर्स आपके पास इक्वल वेक्टर्स होंगे, ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स इक्वल आ गए, लेकिन इन दोनों में अगर कोई एक डायरेक्शन भी, एक चीज भी नहीं होती तो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे कि एमसीक्यूज में ये आपसे पूछता हूं, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, द मिनिमम number of unequal vectors, the minimum number of unequal, the minimum number of unequal vectors, okay beta, okay, of unequal vectors whose vectorial sum can be a null vector, whose vectorial sum can be a null vector, whose vectorial sum can be a null vector or zero vector. Whose vectorial sum can be a null vector or zero vector. सो आपके पास ऑप्शन मैं लिख लेता हूं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है आपके पास 4, ऑप्शन सी है आपके पास 3, ऑप्शन डी है आपके पास 5। पहली बात तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर मैं आपके पास फर्ज करें दो इस तरह के लिख लेता हूं कि ए मेरे पास जिस तरह ये 10 था, सो इसी को मैं क्या कर देता हूं बी। अब अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे a प्लस 180 का एंगल आएगा ना, माइनस आएगा, सो ये आएगा आपके पास नल वेक्टर। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर मिनिमम 2 वेक्टर्स होने चाहिए, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से लोग ये कहेंगे सर ये तो इक्वल वेक्टर्स थे। भाई इक्वल वेक्टर्स वो तब होते, वो इक्वल वेक्टर्स वो मैं मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज विक्टोरियल सम कैन बी अ नल वेक्टर। मिनिमम नंबर मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से जिनका वेक्टोरियल सम किया जाए, उन दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो आंसर आपके पास 0 आए। तो मेरी जान यहां से यह चीज क्लियर कर लीजिएगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती तो वेक्टर वो इक्वल नहीं होगा। ये अनइक्वल इसलिए है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट आ रही है, तो आंसर 2 बनेगा। जैन जिशान, आंसर किसका 3 बनता है वो मैं आपके पास अभी बात करता हूं। अगेन मैं क्वेश्चन लिखता हूं, the minimum number of vectors of unequal magnitude the minimum numbers of vectors of unequal magnitudes, अनइक्वल मैग्नीट्यूड जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल ना हो, हुज विक्टोरियल सम कैन बी अ नल वेक्टर। देखो अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन
ऑपोजिट थी, और विक्टोरियल सम आपके पास नल वेक्टर आ रहा था, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात की वहां पे 2। लेकिन अगर आपके पास अब ये चीज आ रही है कि उनका जो विक्टोरियल सम है, उनका जो विक्टोरियल सम है वो नल वेक्टर हो सकता है, जीरो वेक्टर हो सकता है। वो अब हम बात करेंगे अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स की। हुज विक्टोरियल सम कैन बी अ नल vector or 0 r. A 2 B 4 C 3 और D आपके पास बेटा बेटा क्या आ रहा है 5। तो आंसर बताएं जनाब इसका क्या बनेगा, 2 4 3 5। ध्यान से सोच के बताइएगा। जैसे मैं एग्जांपल ये लिख लेता हूं कि फर्ज करें बैटरी लो आ रही है आपके कैमरा की, तरह चेंज कर लें इसको। जी मेरा बेटा, मेरे ख्याल में आपका ये इशू भी क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग को टाइम पे बता देते हो, ताकि हमारा जो क्लास में वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। सो मेरी जान ये देखें ज़रा, आपके पास वेक्टर ए है मेरे बेटे, ज़रा ध्यान से बच्चे, ये मेरे पास वेक्टर ए है जो कि 2 न्यूटन है। इसी की डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर एक है 3 न्यूटन। इसी डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर है जो कि 1 न्यूटन। वेक्टर ए आ गया, इसकी डायरेक्शन में बी वेक्टर 2 न्यूटन आ गया। अब यहां पे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सी वेक्टर लेता हूं जो कि 3 न्यूटन है। अभी बड़े अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि डायरेक्शन सेम जब होती थी एंगल 0 होता था, एंगल जब 0 होता था हम वेक्टर्स को ऐड क्या करते थे, a प्लस बी। अब दरमियान में ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से -3 न्यूटन। आंसर देखिए आपके पास क्या बन रहा है, नल वेक्टर। सो 2 + 1 - 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज अ नल वेक्टर हमारे पास आ रहा है। सो इट मींस द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विल बी 3। तो आंसर हमारे पास जो फिर करेक्ट बना वो मेरा बेटा क्या बना, 3 बन गया। होपफुली ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा इसके बाद नल वेक्टर की। जिस तरह अभी हमने इक्वल वेक्टर्स की बात की, हम नल वेक्टर्स की भी बात करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं जी इक्वल मैग्नीट्यूड को जब ऐड करो तो आंसर 0 आ जाएगा। जब आंसर 0 आएगा हमारे पास नल वेक्टर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जब आपके पास वेक्टर का जो सम है वो नल वेक्टर आ सकता है। तो वो चीज़ें अभी हम आप लोगों के सामने क्लियर करता हूँ। अब हम बात करते हैं मेरा बेटा नल वेक्टर की। अब नल वेक्टर में हमारे पास आता है 0 मैग्नीट्यूड एंड ऑर्बिटरी डायरेक्शन, 0 मैग्नीट्यूड एंड ऑर्बिटरी डायरेक्शन।
अब मेरा बेटा, ऑर्बिटरी का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट हाउ कैन वी प्रोड्यूस, नल वेक्टर को प्रोड्यूस कैसे हम कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रोड्यूस्ड, हम नल वेक्टर्स को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, पैदा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। एक तो ये कि जब आपके पास वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे कि एग्जांपल ये दी थी कि वेक्टर ए है जो कि मेरे पास 10 न्यूटन आ रहा है और वेक्टर बी है वो भी मेरे पास 10 न्यूटन है। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस माइनस बी विल बी इक्वल टू 0 जो कि नल वेक्टर आएगा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा बड़ी मजेदार पॉसिबिलिटी ये है कि जब किसी भी वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वेक्टर को, किसी भी चीज को जब किसी भी वेक्टर को जब 0 के साथ, हालांकि वो स्केलर क्वांटिटी चाहे क्यों ना हो, अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम नल वेक्टर कहते हैं वो आ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज तो मेरे पास बेटा ये होगी। इस तरह जब क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स के दरमियान जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है और अगर आपके पास वहां पे एंगल 0 डिग्री आ रहा हो, सच दैट 0 और थीटा आपके पास 180 डिग्री आ रहा हो, आपको पता है ए बी साइन थीटा आता है, साइन 0 हो या 180 हो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इट मीन जब थीटा आपके पास 0 डिग्री और 180 डिग्री आए तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आएगी। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 जो कि नल वेक्टर हमारे पास कंसिडर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है, कुछ बहुत से लोग यही सोच रहे होते थे सर जी 0 आंसर तो आपके पास फिर डॉट प्रोडक्ट में भी आता है, लेकिन नहीं मेरा बेटा, वहाँ पे रिजल्ट में आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है, जब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट में आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब मैं यहां से आपके पास एक चीज पूछना चाहूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल वेक्टर, कि आपके पास सामने 4 ऑप्शंस लिखूंगा और आपने ये चीज मुझे बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें नल वेक्टर हैं। इनके एमसी जरा भैया सामने कीजिएगा कमेंट्स। तो जी मेरी जान, इसके बारे में हम लिखते हैं एमसीक्यूज विच वन ऑफ द which one of the following is फर्स्ट वन। आपके पास अगर 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाए रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट, लेकिन जब वेयर a इज इक्वल टू माइनस बी तब जाके क्या आएगा आपके पास, वेक्टर्स a इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट आपके पास 0 आएगा। दूसरा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। थर्ड वन आपके पास आंसर बनता है कि जब ए और बी पैरेलल हो, जैसे मतलब उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सके, तो थर्ड एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी जब दोनों एक ए एंड बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब पैरेलल का मतलब जब 2 एंगल 0 डिग्री होगा, तो जब 0 डिग्री होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगेन आपके पास नल वेक्टर आएगा। या डी ऑप्शन में लिख देता हूं आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो जी मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। जी मेरे बच्चों, शहजादों, मुझे बता दें इसका आंसर क्या आता है कि फर्स्ट पॉइंट है ए और वेक्टर को ऐड करो तो रिजल्टेंट आए जब ए और बी दोनों आपस में ऑपोजिट वेक्टर हैं। सेकंड वन पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन एंड थर्ड वन अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में भी देखो आपके पास सारी चीजें 0 0 होती हैं और वेक्टर किसी की तरफ नहीं जा रहा होता, ना तो उसकी वैल्यू कोई बढ़ रही होती, ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता, तो वो भी आपके पास नल वेक्टर की पोजीशन आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट जब 2 चीजों के दरमियान लिया जाए और दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो तब भी नल वेक्टर आता है। तो ए में भी नल वेक्टर आ रहा है, बी में भी नल वेक्टर आ रहा है, सी में भी नल वेक्टर आ रहा है, तो आंसर जो आपके पास मेरा बेटा बनेगा वो फिर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द नल वेक्टर। टाइम देखें जरा सर कितना रह गया और उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कर दे।
चले मेरा बेटा इंशाल्लाह हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे और इसे एक चीज़ याद रखना यार, स्पीड जैसे भी चल रही है इस चीज़ को फॉलोअप करना कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के साथ साथ हम चल रहे हैं। होपफुली यहाँ तक तो इंशाल्लाह क्लियर नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं इन MCQs की, ज़रा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती खोल के कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के जो MCQs हैं ये सॉल्व हो जाएंगे।